नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर के बाजारों में शौचालय नहीं होना बड़ी समस्या है, किंतु अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि नगर परिषद ने शहर के सभी बाजारों में आधुनिक सुविधाओं से लैस सेंक्शन वाले शौचालय बनाने का प्लान बनाया है। शुरुआत में 9 शौचालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर शौचालय का शिलान्यास कर की गई। वहीं बाजारों में नगर परिषद के जो शौचालय हैं उनका भी जीर्णोद्धार कर उन्हें आधुनिक रूप दिया जाएगा। शहर के 1-2 बाज़ारों को छोड़कर अधिकतर बाज़ारों में शौचालयों की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। शहर का नया बाज़ार हो, रोहतक गेट क्षेत्र हो, महम गेट, फैंसी चौक या स्वयं नगर परिषद कार्यालय भवन के बाहर का क्षेत्र, यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है और लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में अब नगर की नई सरकार ने शहर की इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए शहर के 9 मुख्य स्थानों पर नए शौचालय बनाने और पुराने शौचालयों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के बाहर शौचालय निर्माण की नींव रखकर की गई। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने शिलान्यास किया और इस दौरान सभी नगर परिषद अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। शिलान्यास के मौके पर भवानी प्रताप के अलावा सचिव अशोक दांगी, स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज सन्नी शर्मा के अलावा अनेक पार्षद मौजूद रहे। नगर परिषद प्रशासन ने पानीपत के बाद भिवानी में पिंक शौचालय बनाने का निर्णय लिया है। यह शौचालय सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। जैन चौक क्षेत्र में पिंक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। बाकी सभी शौचालयों में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। मेरा नाम सनी शर्मा है, सिटी इंचार्ज स्वच्छ भारत मिशन नगर परिषद भिवानी। हमारा जो अभी मेन जो मुहिम चली हुई है स्वच्छता को लेके, वो हमारा क्या है कि हम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर की अच्छी रैंकिंग बढ़ाने के लिए अभी स्वच्छता के ऊपर हमने एक मुहिम चलाई है। सबसे पहले हमने शौचालयों को पकड़ा है कि जैसे अभी शौचालयों पे हमने पहले निरीक्षण किया, मैंने निरीक्षण किया है, अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर, अपने सचिव जो हमारे नगर परिषद भिवानी से हैं, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी, हम सब ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ जो टॉयलेट है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, कुछ घंटाघर का टॉयलेट है, इसके अलावा बासिया भवन का टॉयलेट है या फिर नेहरू पार्क के टॉयलेट है। तो ऐसे ही कुछ टॉयलेट ऐसे हैं जिनको रिनोवेशन की जरूरत है, मतलब कि उनमें कुछ टूट फूट है। जो फीडबैक हमें जो मतलब जो राहगीर होते हैं उनसे हमें जो फीडबैक मिला है कि इसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, तो हमने उनकी मतलब सुविधा के लिए उन चीजों के ऊपर एक मुद्दा उठाया कि नगर परिषद ने अपने हाउस मीटिंग के अंदर ही हम नागरिकों की परेशानी को देखते हुए जो टॉयलेट की जो फैसिलिटी है, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं भी अगर अपने घर में अगर टॉयलेट में जा रहा हूं, तो अगर मेरा टॉयलेट अगर साफ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो मेरा भी शायद उस टॉयलेट को यूज करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं, जो स्वच्छता के लिए, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं, उनका मेन जो उद्देश्य ये है कि जितने भी राहगीर है, जो मेरे दुकानदार भाई वगैरह हैं, जो भी राहगीर आते हैं उनको उसमें यूज करने के लिए, तो उनको वो फैसिलिटी सब मिले जो एक टॉयलेट के अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, एक योजना तैयार की है कि जितने भी टॉयलेट्स उनको एक आधुनिक रूप दिया जाएगा। इसके लिए हमने एक प्लान भी तैयार किया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी कुछ शौचालयों का, कुछ सीट्स का ऊपर से फंड भी आया, हेड ऑफिस से फंड भी आया है, वो भी जल्दी से अब शौचालय बनने शुरू हो जाएंगे। हमने यहाँ पे नगर परिषद के जो बाहर है ओपन के अंदर लोग उसको मतलब यूज कर रहे थे, डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन कर रहे थे, खुले में शौच कर रहे थे, खुले में बाथरूम कर रहे थे। तो मेरे सभी भाइयों से और बहनों से यही अपील है कि प्लीज कोई भी खुले में ना जाए, गंदगी ना फैलाए, क्योंकि हमारा स्वच्छता एक मेन उद्देश्य है, हम इसको लेके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चीज के लिए हमने उस चीज को देखते हुए एक वहां पे शौचालय बनाने का निर्णय लिया है और वो इसी वीक, इसी सप्ताह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो शौचालय स्टार्ट भी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और एक कहते हैं ना कि एक 3 स्टार से 4 स्टार रेटेड प्रॉपर्टीज वाला जैसे होटल होता है, वैसे ही उसका एक मतलब टॉयलेट का ऐसा रूप दिया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी अगर उसको यूज कर रहा है तो वो खुद ही फीडबैक उसके अपने मन के अंदर ही आए कि हाँ वाकई में मैंने इस टॉयलेट को यूज किया है, कि वाकई में टॉयलेट मेरा बहुत अच्छा था। तो देन एक चीज ये है, और जैसे अभी जैन चौक के बारे में बात करें तो जैन चौक में चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी और मैंने हमने डिसाइड किया था कि जैन चौक में एक टॉयलेट बनना चाहिए जो लेडीज होती हैं, जो हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, कभी जो मतलब शॉपिंग के लिए जो मार्केट में जाते हैं, कुछ काम के लिए मार्केट में जाते हैं, तो एक बाथरूम की समस्या बहुत
जरूरत रहती है। अगर वहां पे कोई अगर टॉयलेट नहीं दिखता तो नॉर्मल सी बात है कि इस समस्या को जो फेस कर सकता है वही समझ सकता है। तो हमने वहां पे एक पिंक टॉयलेट बनाने के बारे में सोचा है। हरियाणा के अंदर सिर्फ एक पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो पिंक टॉयलेट बना हुआ है। पिंक टॉयलेट मतलब वो सिर्फ लेडीज के लिए होता है, उसमें लेडीज की फैसिलिटी के सामान होता है। इवन एग्जांपल के तौर पे सैनिटरी पैड वगैरह, नैपकिन वगैरह, ये चीजें सभी होंगी, सोप वगैरह सब कुछ होगा। तो जल्दी ही मतलब उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। ऐसे ही कई जो चौक हैं, जैसे घंटाघर चौक हुआ या रोहतक गेट चौक हुआ, और इवन बासिया भवन का रिनोवेशन करवाना है। आज भी हम दोनों ने, प्रधान जी ने और मैंने विजिट किया है, उसके बारे में निरीक्षण करके जेई साहब से भी हमने बात की है कि वो बहुत जल्दी उसका भी मतलब टॉयलेट का रिनोवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और शहर के अंदर कुछ नए शौचालय जहाँ बनने चाहिए, जहाँ लोग खुले में जाते हैं, जहाँ फुटफॉल ज्यादा है, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा आती है और लोग बाथरूम करने के लिए जगह ढूंढते हैं, हमारी यही चीज है कि हम शहर के अंदर वहाँ उनको टॉयलेट की एक सुविधा दें, ताकि लोग खुले में ना जाके उस टॉयलेट को यूज करें और अपने स्वच्छता के अंदर अपना योगदान दें। महत्वपूर्ण सूचना, जिलेवासी जिनका आधार कार्ड 8 वर्ष पुराना हो गया है, वे जल्द ही उक्त आधार को अपडेट करवा लें। वहीं सीटीएम हरबीर सिंह ने कहा कि आधार धारक स्वयं माय आधार पोर्टल से भी अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द माय आधार पोर्टल या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आधार अपडेट अवश्य करवाएं। प्रशासन ने आधार धारकों से आग्रह किया है कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 8 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ और पते के प्रमाण के साथ आधार को अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन करवाएं। उन्होंने बताया कि पिछले 1 दशक में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। आधार में दस्तावेजों को अपडेट रखने से जीवन यापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और सटीक प्रमाणीकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह सब के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। सभी जिलावासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, UIDAI जो एक भारत सरकार की संस्था है, आधार कार्ड बनाने का और उनको मेंटेन करने का उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत के 134 करोड़ देशवासियों का आधार अब तक बनाया जा चुका है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भिवानी और हरियाणा सरकार आपसे अनुरोध करती है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स 8 साल से पुराने हो गए हैं, उन्हें आप आधार में अपडेट करवा लें, ताकि इसके बाद आधार से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ लेने में आपको कोई परेशानी ना आए। और इसे अपडेट करवाने के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन में आप कंप्यूटर पर भी, जिसमें माई आधार वेबसाइट पर जाकर, और मोबाइल से भी एम आधार ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस दोनों माध्यम से आप अपडेट करवा सकते हैं। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐप डाउनलोड करते टाइम आप UIDAI से ही मानक जो ऐप लॉन्च हुआ है उसी को डाउनलोड करें, ताकि किसी भी फ्रॉड या फिर स्कैम से इसमें बचा जा सके। ऑफलाइन माध्यम से भी हर ब्लॉक स्तर पर जिला प्रशासन के सेंटर खुले रहेंगे और शहर भिवानी में जो रेड क्रॉस भवन है उसमें यह सुविधा उपलब्ध है। इसमें आप निःशुल्क यह अपडेट करवा सकते हैं। धन्यवाद। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जो भी नियमानुसार फीस है वो जमा करके यह अपडेट करवा सकते हैं। धन्यवाद। स्थानीय हालुआस गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में मंगलवार को शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में गर्म वस्त्र वितरित किए गए। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान 251 जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। मानव को केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए भी जीना चाहिए। यही मानवता और मानव जीवन की सार्थकता है। समाज में ज़रूरतमंदों की सेवा से बड़ी जीवन में कोई सेवा नहीं है। इसीलिए नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा जाता है। यह कहना था स्थानीय हालुआस गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में मंगलवार को शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा ज़रूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित करते हुए आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का।
श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि इस ठिठुरती ठंड में आम व्यक्ति जहां रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में सो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी जो एक साधारण चादर के सहारे ठंडी रात गुजारते हैं। इसीलिए कड़ाके की इस ठंड में ज़रूरतमंद असहायों को गर्म वस्त्र देना सबसे पुण्य का कार्य है। श्री महंत ने कहा कि असहायों की सेवा ही मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है तथा वे भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है। विजय जी खड़े हो जाओ भाई साहब। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दायनी वीर प्रसूता छोटी काशी जो धर्म अर्थ का मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्धि का द्वार है। तो आज माघ मास में उत्तम मास कहा गया है वेदों में, माघ मास उत्तम मास है। माघ मास की दशमी तिथि के दिन जरूरतमंद जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग कहा गया है, भगवान से विशेष कृपा ईश्वर की दिव्यांग जनों को, जरूरतमंदों को आश्रम की तरफ एवं शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की तरफ से उनके विशेष सहयोग से जैकेट और गर्म वस्त्र वितरित किए गए हैं, साथ में भोजन इत्यादि की व्यवस्था, प्रसाद। और कहा गया है कि धर्म अर्थ का मोक्ष की जो सीढ़ी है उसके लिए दान बहुत जरूरी है। आप किसी परिस्थिति में हो, किसी अवस्था में हो, किसी योनि में हो, आप किसी पद पे प्रतिष्ठा पे हो, दान के बगैर सब कुछ अधूरा है। भगवान सूर्य नारायण भी हमें आपकी कड़की ठंड के अंदर अच्छा प्रकाश रूप देकर दान दे रहे हैं, सती से बचा रहे हैं। ऐसे ही हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है किंचित किंचित हम दान स्वरूप को श्रेष्ठ रखें। दान देने से धन बढ़ता है। मान लीजिए हम धन से दान ना दे पाएँ, वो मन से दान करे, वो कोई किसी भी संस्था के द्वारा कोई सफाई अभियान में तन से दान करे, और ये भी आप ना कर सके तो कम से कम सम्मान का दान दे सामने वाले को। अगर आप सम्मान का दान देंगे तो आपको प्रतिष्ठा स्वरूप वापिस सम्मान मिलेगा। तो दान की बड़ी महत्वता है। दान के बिना संसार में कुछ भी जो कार्य है वो संभव ही नहीं है। ईश्वरीय बनी इस परंपरा में अगर हम राजा बलि की बात करें, बलि ने तो सब कुछ दान दे दिया था। तो अगर वो ऐसा ना दान देने का अगर महत्व ना होता तो अपना सर्वस्व दान ना करते। महाराजा कर्ण हुए, कर्ण ने भी महाभारत काल में दान दिया। तो अपने यथाशक्ति स्वरूप जो आपकी शक्ति श्रद्धा है, जो आजकल बड़ा फैशन का ज़माना है, लोग कुछ दिन वस्त्र पहनते हैं त्याग देते हैं, ऐसा ना करते हुए, कुछ संशय करते हुए या कुछ रक्षण करते हुए, सृष्टि का वर्धन करते हुए आप जरूरतमंदों को भाई जो वस्त्र दे दो, अन्न दे दो, अध्यापन वालों को अध्ययन की पुस्तकें दिला दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप संकल्प करें और ना सीधे पेन ही वितरण कर दें, करें। भारतीय संस्कृति है, इसमें श्रेष्ठता है कि आप दान की महत्वता को पहचानें और जानें। दान का उचित समय, दान का हर भारतीय परंपरा में हर मास, हर महीना, हर दिन, हर दिवस दान की विशेष महत्वता रखता है। और हम जैसे माघ मास में कर लीजिए, फागुन मास आएगा उसमें अन्न का दान कर लीजिए, चैत्र में आए तो आप पुस्तकों का दान कर लीजिए, विद्या दान कर दीजिए। अगर वैशाख मास आए तो प्रकृति को दान दीजिए, आप पौधारोपण कीजिए। और जब ज्येष्ठ मास आए जब जल का दान दीजिए। जब आषाढ़ मास आए जब गुरु दक्षिण में जाके गुण से गति होकर जब गुरु दीक्षा का दान दीजिए। इनकी दान की तो विशेष महत्वता है। और छोटी काशी जो ना धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, छोटी काशी का तो हर एक संत समाज, यहाँ के वैभव और यहाँ के नेता और यहाँ के जो समृद्ध जो समाज है, यहाँ के व्यवसाय हैं, वो दान में हमेशा आगे रहते हैं। छोटी काशी में आपको 365 साल में वहाँ 380 प्रोग्राम मिलेंगे, ये छोटी काशी मिलेगा आपको। छोटी काशी का बड़ा महत्व है। छोटी काशी के जो लोग हैं वो जानते इसकी महत्वता क्या है। प्रकृति का स्वरूप है। ईश्वर अपनी उष्मा से, यानी सूर्य नारायण भगवान जल लेते हैं, जल, और जल लेकर समुद्र से जल लेकर वो मीठे स्वरूप में जल हमें दान कर देते हैं। आप जब देखेंगे मास आएगा ना, बहुत सी गर्मी आएगी, यहाँ तक कि हमारा वो पसीना भी खींच लेते हैं भगवान सूर्य नारायण। वो किस लिए? वो इसलिए कि आपको अच्छा जल दे सके। वो पुनः प्रसाद रूप में आपको दान देते हैं। तो अगर आप कुछ दान देंगे ना, वो आपको पुनः प्राप्ति होगी। वो सौख्य के रूप में, सेवार्थ के रूप में, विद्या के रूप में, यश के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, आपकी गति के रूप में, आपकी मति के रूप में दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो आजकल एजुकेटेड युवाएँ हैं, पढ़े विद्यार्थी हैं, हमारे विजय कुमार जी हैं, आस्था स्कूल वाले हैं, बड़ी सेवाएं कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो इनसे भी कुछ संकल्प करें, हमें चलना चाहिए किसी न किसी रूप में। छोटी काशी दान में विशेष महत्वता रखती है। विद्यार्थी जन जो अच्छे पढ़ चुके हैं, नौकरी जॉब उनको नहीं मिल पा रही, तो ऐसा करें कम से कम जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, वो अपनी एक स्थान लेकर
उन बच्चों को विद्या का दान दे दें, ताकि वो बच्चा अगर कुछ बनेगा तो वो आपका नाम लेगा, आपका भाई इस व्यक्ति ने मुझे अक्षर ज्ञान दिया। भारतीय परंपरा में अक्षर, औषधि और अन्न दान का बड़ा महत्व है। ओम नमो नारायण जी, जय बाबा जयगिरी जी, जय गुरुदेव। गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। डेरा बाबा श्री श्री 108 जयगिर परमहंस सिद्ध, ये आज हमारे परमदेव गुरु जी डॉक्टर महंत श्री अशोक गिरी जी, पीठाधीश्वर बाबा जयगिरी आश्रम, इधर स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को भोजन वस्त्र वितरण किए। यह एक बहुत ही सिद्ध डेरा है बाबा जयगिरी आश्रम का। यह जो भी आता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। अभी 31 दिसंबर को यह वार्षिक बाबा जयगिरी जी का भंडारा का आयोजन हुआ था हमारे गुरुदेव के सानिध्य में। वो भंडारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा होता है। जय हो बाबा जयगिरी जी, जय गुरुदेव। ओम नमो नारायण। मंगलवार को स्थानीय बजरंगबली कॉलोनी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा माननीय विभाग संघ चालक सत्यनारायण मित्तल जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रामनवमी में मकर संक्रांति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वनवासी बंधुओं के सहतार्थ धन संग्रह व जनसंपर्क करता है और इस वर्ष हरियाणा प्रांत में 13 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक लगभग 40,000 परिवारों में संपर्क कर सेवा कार्यों की जानकारी समाज को दी जाएगी। वनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में रहने वाले 12 करोड़ वनवासी बंधुओं की धर्म संस्कृति का संरक्षण करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक विकास, ग्राम विकास, वस्त्रदा जागरण, खेलकूद और लोक कला जैसे 21,000 सेवा प्रकल्प चलाकर 2 करोड़ वनवासी बंधुओं को लाभान्वित कर रहा है। यह बात श्री सत्यनारायण मित्तल जी, विभाग संघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिवानी विभाग ने बजरंगबली कॉलोनी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे अनेकों वनवासी वीर हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इतिहास में उन्हें स्थान व सम्मान नहीं मिला। पूरे देश में लगभग 250 छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में लगभग 10,000 छात्र शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में 2 छात्रावास भिवानी व फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से आकर छात्र 10-2 कक्षा तक भिवानी में तथा महाविद्यालय शिक्षा फरीदाबाद में ग्रहण कर रहे हैं। भिवानी छात्रावास में लगभग 350 छात्र शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर अपने अपने प्रदेशों में वापस जाकर सेना, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज को दिशा दे रहे हैं। इन छात्रों के वहां जाने से समाज में आपसी सौहार्द बढ़ा है और देश व समाज के प्रति कर्तव्य बोध भी हो रहा है। भिवानी के छात्रावास में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सह शिक्षा अधिगम सुविधा भी इन छात्रों को दी जा रही है, जिसमें संस्कृति व संस्कार, लाइब्रेरी, बुक बैंक और कंप्यूटर लैब की सुविधाएं भी शामिल हैं। आज हम जिस भवन में बैठे हैं वनवासी कल्याण आश्रम का एकलव्य छात्रावास है। ये देश के 12 करोड़ वनवासी, जिनको कभी कोई सब बाकी समाज आदिवासी भी कह रहा है, उनके अंदर इस प्रकार की भावना जगे कि मेरे समाज का उत्थान होना है और एक उस प्रकार की क्षमता भी हम उनके अंदर विद्यमान कर पाएं ताकि वो समाज के साथ, मुख्य धारा के साथ जुड़ सके, स्वावलंबी बन सके और उसके अंदर भी एक इस प्रकार का भाव जगे कि मैं भी शेष समाज के सामने, समाज के समक्ष तरह आगे बढ़ सकूं। तो इस प्रकार वनवासी कल्याण आश्रम इन 12 करोड़ वनवासियों के अंदर ये भाव जगाने के लिए ये काम कर रहा है। वो समाज कमजोर रहा, वहाँ सड़कें नहीं, रेल नहीं, अन्य साधन नहीं, सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस समाज को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके बीच में उनका सहयोग करें और उनको वो क्षमता उनके अंदर आ जाए
इस प्रकार का साधन उन लोगों को उपलब्ध कराएं। तो 12 करोड़ वनवासियों के बीच में ये क्षेत्र, ये वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। उन्हीं को सहयोग करने के लिए एक वर्ष में एक हम कार्यक्रम लेते हैं मकर संक्रांति पे। वो जो सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उन और उस क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में हमारे लगभग 21,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेवा के काम चल रहे हैं कोई, और 1500 के लगभग पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं जो उनके बीच में रह करके काम कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, ग्राम विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में उन लोगों के कहीं रसद की कमी ना रह जाए, इस नाते से पूरे जो अपने देश है उसमें वनवासी क्षेत्र के अलावा हम एक अभियान लेकर के एक कार्यक्रम लेते हैं और समाज में भी इस प्रकार का एक चर्चा शुरू हो कि वनवासी क्या है। और हम जो उनका सहयोग करते हैं तो हाथ में कांटा चुभा है या पांव में कांटा चुभा है तो हाथ उसको निकालने के लिए सहयोग कर रहा है, ये स्वस्थ शरीर की निशानी है। हमारे ही भाई हैं, इस नाते से हमने 13 से लेकर के 22 तारीख तक का अभियान लिया है। तो पूरे देश में इस प्रकार का अभियान कि हम घर घर जाएंगे और वनवासी की समस्या को समाज के सामने रखेंगे, उनका सहयोग करेंगे। देश में जो 12 करोड़ वनवासी समाज है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। तू मैं एक रक्त, यानी जो वनवासी है उससे, उसके साथ मेरा रक्त बंधन है, मेरा अपना है। इस आत्मीय भाव के साथ कल्याण आश्रम 1952 से इनके बीच कार्य कर रहा है। जैसे कि सत्यनारायण जी ने बताया, 21,000 सेवा के प्रोजेक्ट जो है वो कल्याण आश्रम चला रहा है। शिक्षा है, चिकित्सा है, आर्थिक विकास, ग्राम विकास, श्रद्धा जागरण, उससे सीधे सीधे 2 करोड़ जो वनवासी बंधु हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। कल्याण आश्रम सीधा समाज आधारित कार्य कर रहा है, समाज के बीच जा करके और समाज से कर्तव्य बोध कराते हुए उनके लिए सहयोग संग्रह करता है। हम नगरों में रहते हैं तो नगरों में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति वनवासी के पहचान के लिए की है। एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, वनवासी असभ्य है, वनवासी गरीब है। तो इस प्रकार का जो भाव है वो ना बने, वनवासी की ठीक पहचान हो, उस विषय को लेके हम नगरों में काम करते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली 3 स्टेट ऐसे हैं जहां कोई भी नगरीय वनवासी बंधु स्थायी रूप से नहीं रहता। बाकी ये 12 करोड़ समाज पूरे देश में रहता है। 678 इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जनजातियां हैं। कुछ एक जनजाति तो काफी बड़ी संख्या में है। अगर संथाल की बात करूं, उरांव की बात करूं, वो 2.5-3 करोड़ की उनकी अपनी जनसंख्या है। अगर अंडमान निकोबार में आप जाएंगे तो जरवा एक जनजाति है जहां केवल 42 लोग बचे हैं। लेकिन कल्याण आश्रम सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी कार्य कर रहा है, सबके बीच जा रहा है और आज कार्य के परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जब कल्याण आश्रम ने कार्य प्रारंभ किया तो एक उपेक्षा थी, ये कल्याण आश्रम क्या करेगा, ये संघ के लोग आ गए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टेज हमारे बीच आई तो उसमें विरोध हुआ हमारा। आज हम तीसरी स्टेज पे खड़े हैं, समाज में विश्वास कायम हुआ है। वनवासी समाज कल्याण आश्रम को अपना हितैषी मानता है और ये जो विश्वास की आज जो स्थिति है उसको भी कार्यकर्ता को बनाए रखना है, ताकि वो वनवासी को किसी भी उसकी आवश्यकता हो उस समय उसके बीच हम खड़े हों। इसके लिए 2-3 महत्वपूर्ण कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी एक एसटी जो बंधु है वो धर्मांतरित होता है, तो धर्मांतरण के बाद वो अपने समाज से विमुख हो गया, अपनी परंपरा, अपनी धर्म संस्कृति को उसने छोड़ दिया। उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ लेता है। कल्याण आश्रम ने मार्च में पिछले वर्ष मार्च में एक अभियान लिया और देश के जितने भी सांसद हैं उनमें से लगभग 400 सांसदों के बीच हम लोग गए और उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा में ऐसा एक विधेयक आए और एक कानून बने। मंगलवार को भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंचों ने इकट्ठा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ा व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सरपंचों ने कहा कि आने वाले समय में किसी भी एमएलए, एमपी और मंत्री को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा तथा आने वाले चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे व 29 जनवरी को गोहाना में होने वाली रैली में गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाएंगे। भिवानी के बीडीपीओ कार्यालय में भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंच एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे सभी सरपंचों ने कहा
कि सरकार ने एक तानाशाही फैसला लिया है जिससे सभी सरपंचों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार के ई टेंडरिंग का विरोध किया और उन्होंने कहा कि सरकार पहले जैसी व्यवस्था को लागू करे। इस अवसर पर मौजूद सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सभी सरपंच सरकार के किसी भी एमएलए या एमपी या मंत्री को गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे और सरकार के सभी कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। वहीं इस अवसर पर मौजूद सभी सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के गेट का ताला बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस मौके पर मौजूद सरपंचों ने कहा कि सरपंच आगामी 23 जनवरी को टोहाना में देवेंद्र बबली के कार्यक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उस कार्यक्रम का भी सरपंच विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। नाम संजय है, मैं सरपंच देवसर। आज हमारे भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंच इकट्ठा हुए और भिवानी ब्लॉक का ताला लगाया गया, क्योंकि हमारी मांग है कि 2 लाख रुपए जो हमारी पावर की गई है इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले और जो पहले वाली जो प्रतिक्रिया थी वो हमारी लागू की जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। अभी तो हमने ताला लगाया है, अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो हम इसमें परमानेंट ब्लॉक में बैठ जाएंगे और किसी भी अधिकारी को नहीं घुसने देंगे। ये सच्चाई बात हो रही है। क्या आज कार्यक्रम किया गया है? आज कार्यक्रम हम सभी ब्लॉक के सरपंचों ने भिवानी ब्लॉक को ताला लगा दिया है और इनको चेताया है ये हमारी आवाज सीएम साहब तक पहुंचे। अगर ये आवाज नहीं पहुंचती है तो हम परमानेंट इस ब्लॉक में ताला लगा के बैठ जाएंगे। आशीष नाम है भाई, गांव कालवास है, कालवास का सरपंच आशीष भाई। कहना यो है कन देने तो काफी दिन हो गए सरकार ने। अगर भाई जो हमारी पीछे सरपंचा की प्रक्रिया कर दी वह सुचारू रूप से चालू करी जाए और जो ई टेंडरिंग है इसने बर्खास्त करी जाए, क्योंकि पीछे हमने बार बार बताया भी है, आपके माध्यम से भी डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था और आज बीडीओ साहब को भी हम ज्ञापन भी देवांगे और ब्लॉक का भी ताला मार दिया गया। अगर जल्द हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे जो सरपंच है सारे एक इकट्ठे सरपंच है और ये सभी सरपंच और भी इससे आगे अपना धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे भी बैठ सके हैं और जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो आज गामा में बढ़ने की कोशिश करेंगे आगे, उनका भी बिल्कुल यूं ही बहिष्कार किया जाएगा। जिस तरह आज सरपंचा ने ये नहीं समझ रहे ना कि मैं भी हम भी न कि मैं नहीं समझा और गामा में नहीं बढ़ने दिया, चाहे कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, हम सब मंत्री हो, चाहे हम सब का बहिष्कार करा। हाँ, किसी भी गाँव में कितने भी नहीं न बैठने जगह दी जाएगी। भगवान दिनोद से भाई, क्या कहना चाहोगे सर? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सबके साथ हूँ, जो हमारी शर्तें वो पूरी करी जाएं। और रही बात जैसे अभी आशीष भाई ने बताया कि 2 साल भी तो अभी सरकार के पास ही था ना काम, और इनका कहना भी सही है कि जैसे कि अभी इलेक्शन करवाए हैं ये सरपंची वाले, कराने की जरूरत ही क्या थी फिर जब गवर्नमेंट ही काम कर रही थी। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? चुनाव भी सर पे है तो सरपंचों की क्या रणनीति रहेगी? हमारी तो यही है कि हम चाहते हैं कि हम कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे लिए जो ऐसा कदम नहीं उठाएगी तो उस साइड के लोग। और गांव में हम ही अगर सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी आता तो सरपंच के पास ही आता है, हर चीज सारी व्यवस्था वही करता। अगर सरपंच की व्यवस्था नहीं करे गांव में कैसे घुस जाएंगे वो? नरेश गौतम सर, गांव कैला सरपंच प्रतिनिधि। क्या कहना चाहोगे? आज तालाबंदी की गई है और क्या रणनीति रहेगी सर? आज जो ई टेंडरिंग के खिलाफ जो सभी सरपंचों ने, हमारे संजय भाई साहब, आशीष भाई साहब और सभी गांव के जो सरपंच आए हुए हैं, उन्होंने जो विरोध दिखाया है वो सरकार को एक संदेश दिया है। आने वाले समय में हम आज सिर्फ बीडीओ दफ्तर के लगाया है, कल हम डीसी के आगे और सीएम के आगे भी ज्ञापन देंगे, धरना देंगे। किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो सीएम का प्रोग्राम हो, चाहे किसी एमएलए का प्रोग्राम हो, चाहे किसी मंत्री का प्रोग्राम हो, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाती तब तक हम इस धरने पे बैठेंगे। आज हमने सिर्फ ताला लगाया है, कल से हम अमर अनशन पर भी बैठेंगे और हमारी मांगे अगर नहीं मांगी गई तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। शहर के सीवरेज के कार्य को देखते हुए अब शहर का गंदा पानी नेकीराम डिस्पोजल के द्वारा घग्घर ड्रेन में भेजा जा रहा है ताकि शहर के सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। वहीं शहर के हालुआस गेट व दिनोद गेट पर सीवरेज का कार्य दिल्ली से बुलाई गई सुपर क्लिनिक मशीन द्वारा जारी है। भिवानी शहर के मेन डिस्पोजल तक जाने वाली मुख्य सीवरेज लाइन में हलवास गेट व दिनोद गेट की रुकावट दूर करने के काम में अब नेकीराम डिस्पोजल को अमृत योजना के तहत लगाए गए पाइपलाइनों में डालकर घग्घर ड्रेन तक पहुंचाया जा रहा है।
इस बारे में जब आशीष कुमार कनिष्ठ अभियंता शहरी से टेलीफोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शहर के सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली से सुपर क्रेनिक मशीन बुलाई गई है। इसके चलते हलवास गेट और दिनोद गेट सीवरेज ब्लॉक होने के कारण शहर में गंदा पानी निकालने के लिए नेकीराम डिस्पोजल टैंक में डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके बाद नेकीराम डिस्पोजल टैंक से अमृत योजना के तहत डाली गई नई सीवरेज लाइन के जरिए होते हुए घग्गर ड्रेन में से डाल दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।